सो वी वर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ और हम लोग 8th एप्लीकेशन पे थे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एक अभी तक रिकैप दे देता हूँ। मैंने अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स डिस्कस किए हैं यूजिंग गॉसेस थ्योरम, दोज वर नंबर 1 अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के अराउंड एट अ डिस्टेंस आर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिनल फॉर्मूला था वही हमें मिला वापस 1/4πε0 टाइम्स क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज यूजिंग गॉसेस लॉ। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। लाइन चार्ज पे एक डिस्टेंस आर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज λ/2πε0 टाइम्स आर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। ये बिल्कुल लाइन चार्ज की तरह बिहेव करता है। लॉन्ग हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज λ/2πε0 टाइम्स आर, और उनका ग्राफ मैंने दिखाया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर थोड़ा अलग बिहेव करता है। सॉलिड सिलेंडर सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्योंकि ये चार्ज्ड है। इसके अंदर भी वॉल्यूम है तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ρr/2ε0, ρr/2ε0। सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ρ/R/2ε0, और ये जो कैपिटल आर है दैट इज रेडियस ऑफ द हॉलो सॉलिड सिलेंडर। और बाहर मतलब सॉलिड सिलेंडर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ρ×R²/2ε0 ये सिलेंडर के बाहर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद आया था यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विच इज जस्ट इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जहाँ पे आर होगी रेडियस 1/4πε0 टाइम्स क्यू इंटू आर स्क्वेयर। और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है सेम फॉर्मूला है 1/4πε0 टाइम्स क्यू इंटू आर स्क्वेयर, लेकिन ये आर स्मॉल आर हो जाता है। नाउ दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर एट विच यू आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला वही रहता है। तो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला बिकॉज दे हैव अ पैटर्न टू देम। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। उसके बाद आता है यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर बट मेड अप ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। सॉलिड स्फीयर है मतलब अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। तो अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, उसकी वैल्यू है ρ×r/3ε0। यहाँ पे स्मॉल आर इज द इनर रेडियस ऑफ दैट इनर पॉइंट at which you are finding the electric field inside the solid non-conducting sphere। और इसका जो आउटर रेडियस है मतलब आई एम सॉरी इसका जो सरफेस है वहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विच इज जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज विच इज q/4πε0 टाइम्स आर स्क्वायर और 1/4πε0 टाइम्स q/r², जहाँ पे कैपिटल आर रेडियस है। लेकिन अगर तुम सॉलिड स्फीयर के बाहर जाओगे, बाहर कोई पॉइंट लोगे और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढोगे, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है दैट रिमेन्स द सेम q/4πε0 r², लेकिन ये जो स्मॉल r है नाउ दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर टू दैट पॉइंट विच इज आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। इफ यू डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला, प्रॉब्लम है, ट्रबल है, बिकॉज फॉर्मूला इज द लीस्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। फॉर्मूला के पीछे बहुत सारी चीजें खड़ी है, उसका डेरिवेशन है, उसका रिलेशनशिप है, लॉजिक है उसके पीछे, क्यों ऐसा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसके पीछे जहाँ पे सॉलिड सब ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। सो फॉर्मूला इज द लीस्ट थिंग आई विल टेल यू टू रिमेंबर। आई एम टेलिंग यू फॉर्मूला इज नॉट इनफ। फॉर्मूला याद नहीं है तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फॉर्मूला इज द लीस्ट थिंग।
फॉर्मूला के पीछे के डेरिवेशन और लॉजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी तुम्हें याद करने हैं, याद करने समझने अच्छे से। और आज हम आते हैं यहाँ पे थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। शीट मतलब लैमिना, लैमिना मतलब प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया इज सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जब भी हम लेंगे ना, ये जो चार्ज है कभी भी थिन शीट के एक साइड पे नहीं होगा, ये दोनों साइड पे होगा। चार्ज विल बी ऑन बोथ द साइड्स, राइट साइड पे भी होगा, लेफ्ट साइड पे भी होगा। मतलब जो टोटल चार्ज है इट विल बी डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। मतलब जो टोटल चार्ज है उसकी वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, एक शीट के राइट साइड में और एक शीट के लेफ्ट साइड में। ये दोनों फील्ड एक दूसरे से इक्वल और ऑपोजिट होंगे। लेकिन जो टोटल चार्ज है, याद रखना, वो टोटल चार्ज दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक राइट फेस और एक लेफ्ट फेस। मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है या फ्लक्स है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। टोटल चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है दैट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स और इमर्जिंग टूवर्ड्स राइट एंड वन विच इज इमर्जिंग टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इट इज़ वेरी इजी। हम लोग जो फाई का फॉर्मूला है अपना, उसको यूज़ करके वी कैन ईजिली फाइंड आउट कि टोटल फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ढूंढ सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, बट ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज ये थिन शीट है, टोटल चार्ज हमेशा लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगा और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स भी इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे फाई या फिर जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला है 2 टाइम्स ई इंटू डेल्टा एस। अब यहाँ पे वो लोग ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है दैट दे हैव टेकन ओनली ऑन द वन साइड ऑफ द शीट। एक साइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई लिया है, तो दोनों साइड का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2E। देखो इस फिगर में देखो ध्यान से, यहां भी E है, यहां भी E है और यहां भी E है। E यहां भी है और E यहां भी है। मतलब टोटल फ्लक्स विल बी ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया। 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द एरिया। एरिया हम लोग ये साइड वाला, ये सब गॉसियन सरफेस अगर तुम कंसिडर करोगे, सो द गॉसियन सरफेस इज क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस है। क्यूबॉइडल क्यों लिया है, बिकॉज क्यूबॉइड is the right symmetrical Gaussian surface which we can consider for this case। और वो इसीलिए है बिकॉज क्यूबॉइड के जो टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट फेसेस है, ठीक है, उनसे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकल रहा है। उनका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन जो क्यूबॉइड का फ्रंट फेस है, जो मैंने यहाँ पे रेड से हाईलाइट किया है, ये वाला फ्रंट फेस से सारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। सो फ्रंट फेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है उसी को हमें कंसिडर करना है। और उसको अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो क्यूबॉइड सीम्स टू बी द राइट गॉसियन सरफेस। वी कैन ऑल्सो कंसिडर अ सिलेंडर इन दिस केस। सिलेंडर भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सिलेंडर भी कंसिडर करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि सिलेंडर एंड क्यूबॉइड को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे ओरिएंट करके रखेंगे तो दे विल बिहेव एज अ सेम थिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी सिलेंडर के एंड से, सर्कुलर पार्ट से ही बाहर आएगा, कर्व पार्ट से बाहर नहीं आएगा, जैसे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। ठीक है, सो द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज फ्लक्स इज 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द एरिया। अब फ्लक्स का फॉर्मूला है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस विल बी 2 टाइम्स ई टाइम्स डेल्टा एस। अच्छा, विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इतने पोर्शन में जो गॉसियन सरफेस दिख रही है, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है।
अभी तुम्हें मैंने बताया था कि यहाँ पे चार्ज का अगर वैल्यू निकालना है तो दैट इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा एस, और टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया बेसिकली। ठीक है, सो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा डेल्टा एस। तो Q एनक्लोज्ड की जगह पे सिग्मा डेल्टा एस डाल सकते हैं हम लोग, देखो डाला है, और 2 टाइम्स E टाइम्स डेल्टा एस, ये साइड आ जाएगा, डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा, और E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, sigma by 2 epsilon naught. Now this is the electric field on one side of the sheet. This is the electric field on the right side of the sheet. The same electric field will be there on the left side of the sheet. दोनों साइड में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. So what is the total electric field due to the whole sheet? That is sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. That is 2 sigma by 2 epsilon naught. 2 cut, and total electric field is sigma by epsilon naught. So this is the total electric field due to the sheet, but it is divided in 2 parts, as you can see, sigma by 2 epsilon naught, left part and right part. Thin sheet ऐसे behave करता है. समझ में आया थिन शीट सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 9th application of Gauss's theorem. Electric field due to a large conducting charged surface. Large conducting charged surface. अब देखो एक चीज समझो इसमें, लार्ज कंडक्टिंग चार्ज सरफेस और थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में क्या फर्क है? एक शीट सिर्फ सरफेस से बनी होती है, शीट में सिर्फ सरफेस ही होती है और कुछ नहीं होता. लेकिन a surface can also be a part of an object which has certain thickness. एक ऑब्जेक्ट जिसकी फाइनाइट थिकनेस होती है ना, उसके पास भी सरफेस होती है. शीट के पास तो सिर्फ सरफेस होती है, थिकनेस होती ही नहीं है. बट सरफेस कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ ऑब्जेक्ट विथ फाइनाइट थिकनेस. तो यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक की थिकनेस है. ब्लॉक एंड शीट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. शीट हैज ओनली एरिया, ब्लॉक हैज मेनी सरफेसेस, बहुत सारी सरफेसेस होती है ब्लॉक में. ऐसे ब्लॉक की एक सरफेस चार्ज्ड है. अब तुम बोलोगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है. किसी भी ब्लॉक में अब ये कंडक्टिंग चार्ज सरफेस है, मतलब ये मेटालिक ब्लॉक है. कोई भी मेटालिक ब्लॉक में सिर्फ एक सरफेस कैसे चार्ज हो सकती है? अगर एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पीछे वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होना ही चाहिए. मतलब दोनों सरफेसेस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होनी चाहिए. चार्ज पोलराइज हो जाता है मेटल पे. ठीक है, तो एक सरफेस तो चार्ज हो नहीं सकती. लेकिन एक हाइपोथेटिकल केस अगर हम कंसिडर करें कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक है जिसकी सिर्फ एक सरफेस को मैं देख रहा हूं जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस सरफेस के वजह से उस सरफेस के फ्रंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मुझे ढूंढना है. तो ये कैसे ढूंढेंगे? बहुत इजी है. अब टोटल चार्ज एक ही सरफेस पे हम कंसिडर कर रहे हैं, Q. ठीक है, तो ये जो सरफेस है वो थिन इनफाइनाइट शीट जैसा ही बिहेव करेगी. ओनली डिफरेंस इज थिन इनफाइनाइट शीट का जो दूसरा एंड है, लेफ्ट या पीछे वाला साइड है, वो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं. हम कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ फ्रंट वाला एंड. सो इफ यू आर कंसिडरिंग ओनली वन साइड ऑफ द थिन इनफाइनाइट शीट, प्रॉब्लम सॉल्व्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा जैसे जितना पहले मिला था, सिर्फ इट विल नॉट बी हाफ. मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा. मतलब पूरा का पूरा चार्ज सिर्फ एक सरफेस पे आ गया है. इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डबल हो गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. दैट्स वेरी इजी. लेकिन लेट मी टेल यू, इन रियलिटी दिस डज नॉट हैपन. इन रियलिटी दिस हैपन्स. प्लीज नोट, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ. जस्ट नोट दिस. रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में दिस और दिस टेक्स प्लेस. रियलिटी में एक ब्लॉक है, अगर ब्लॉक का एक सरफेस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दूसरा भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा. ये दोनों जो पॉजिटिव चार्जेस है वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, मतलब दूर चले जाएंगे. या एक सरफेस
पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा ऑपोजिटली चार्ज होगा. आई डोंट नो व्हाई दे शोड पॉजिटिव चार्जेस ऑन बोथ द एंड्स. जनरली जो हमने पहले डायग्राम देखे थे उसमें ऑपोजिट चार्जेस थे. बट एनीवेज वी आर least concerned about the charges right now. We are concerned about the electric field, so it doesn't matter. The only thing which matters over here is the block cannot have charges only on one isolated surface. The block will have charges on both the surfaces. In that case, the electric field will get half, will get divided. Total electric field sigma by epsilon naught है, वो डिवाइड हो जाएगा दोनों सरफेसेस में, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा. ये फर्स्ट केस है. दूसरा एक केस है कि अगर इस ब्लॉक की एक सरफेस, मतलब इस ब्लॉक की राइट सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तभी आइसोलेटेड हो सकता है जब इसके सामने एक दूसरा ब्लॉक रख दिया जाए जिसकी लेफ्ट सरफेस नेगेटिवली चार्ज है. आर यू नोटिसिंग दिस? कि अगर यहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये तभी पॉसिबल है जब उसके सामने कोई ऑपोजिट मतलब नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट को रखा है. वो नेगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करके रखेंगे. अब क्या होगा? अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. बट फिर भी इफ यू सी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ये इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस की वजह से जो सामने सामने रखे हुए हैं, दोनों प्लेट्स का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा. दोनों प्लेट्स का नेट जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा. ठीक है. सो दिस इज द आइडियल सिचुएशन. आइडियल नहीं बोल सकते, दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन. ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है. ब्लॉक थिन शीट की तरह ही बिहेव करेगा. ब्लॉक और थिन शीट दोनों के किसी भी सरफेस के सामने का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा. ई नेट जीरो हो जाएगा मतलब क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से ऑपोजिट होता है, इसकी वजह से. एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, यू नो, आई एम नॉट, दिस ब्लॉक इज पॉजिटिवली चार्ज. ये ब्लॉक पॉजिटिवली चार्ज है, पूरा का पूरा चार्ज है, मतलब राइट सरफेस लेफ्ट सरफेस पूरा पॉजिटिवली चार्ज है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज नॉट फॉल्स. तो यहाँ पे क्या है कि ये ब्लॉक पॉजिटिवली चार्ज है पूरा का पूरा, और ये ब्लॉक पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों को एक दूसरे के सामने सामने रख दिया है. तो जो इसके बीच में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. दो इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज ब्लॉक को अगर एक दूसरे के आमने सामने रख दिया तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. बट दैट विल बी बिकॉज ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स. So that is the case number 9 or application number 9 of Gauss's law. Application number 10. And let me again tell you, मैंने पहले भी बोला था, we are slowly moving towards understanding how capacitors behave. कैपेसिटर्स में ही हमें यही पढ़ना है. कैपेसिटर में कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स को अगर एक दूसरे के सामने सामने रख दिया जाए तो वो कैसे बिहेव करेगी. सो टू मेटल प्लेट्स फेसिंग ईच अदर मस्ट कैरी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑन द सरफेस फेसिंग ईच. और ये हमने यहाँ पे इसको जस्टिफाई भी किया था कि दो कंडक्टिंग सरफेसेस, दो ऑब्जेक्ट्स की अगर एक दूसरे के आमने सामने रहेगी तो उनके सामने, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तभी रह पाएगा जब दोनों के पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे. सो टू मेटल प्लेट्स फेसिंग ईच अदर मस्ट कैरी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑन द सरफेसेस फेसिंग ईच अदर.
अब यहाँ पे वो लोग ने गॉसियन सरफेस कंसिडर की है. आई जस्ट वॉन्ट यू टू शो दैट गॉसियन सरफेस. ये वाली दिख रही है गॉसियन सरफेस. सो ये जो गॉसियन सरफेस है, इट इज अ क्लोज सरफेस. इट इज लाइक अ रेक्टेंगल और अ क्यूबॉइड, जैसे भी तुम इसको इमेजिन करना चाहो. दो जो फेसेस है गॉसियन सरफेसेस के, दे आर इनसाइड द मेटल. और जो दो फेसेस है वो परपेंडिकुलर है. तुम्हें दिख रहा है क्या हो रहा है? ये जो दो फेसेस है जो अंदर है मेटल के, वो दोनों गॉसियन सरफेसेस के फेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जा रहा है. क्यों जीरो जा रहा है? क्योंकि वो मेटालिक प्लेट्स के अंदर है वो दो गॉसियन सरफेस के फेसेस. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फेस एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फेस ऑफ गॉसियन सरफेस. यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रहा है क्योंकि वो मेटल के अंदर है. मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है. और ये वाला जो गॉसियन सरफेस है और ये वाला जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है. मतलब ये गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 90 डिग्री बना रही है. यहां से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एस्केप नहीं कर रहा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम वन प्लेट टू दी अदर. ठीक है, तो वन प्लेट टू दी अदर इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होगा जब ये दोनों के बीच में इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस है. तब जाके लेफ्ट वाली प्लेट अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स राइट प्लेट, टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द प्लेट पॉइंट करेगा. और राइट वाली प्लेट अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स इटसेल्फ, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज पॉइंट करेगा. और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट और राइट प्लेट की वजह से जो है वो ऐड हो जाएगा. And we get the total net electric field E between them, and this exists only because the faces or equal the faces which are opposite to each other, they carry equal and opposite charges. So you can say that Gauss's law ने हमें ये reason दिया है that a net enclosed charge zero होता है. So both the surfaces of the plates facing each other must carry either zero charge or equal and opposite charge to make the total zero, because the net charge enclosed must be zero due to zero flux. कोई flux बाहर नहीं आ रहा है. So जो भी flux है that is within the Gaussian surface. अगर ऐसी Gaussian surface हम consider करें तो जो भी flux है वो Gaussian surface से बाहर नहीं आ रहा है. मतलब सारा का सारा flux Gaussian surface के अंदर है. ठीक है, ये तभी हो सकता है, मतलब आई एम टेलिंग यू दैट नो फ्लक्स इज एस्केपिंग द गॉसियन सरफेस. ये तभी हो सकता है कि जब अंदर कोई फ्लक्स ही नहीं है, या फिर अंदर का सारा फ्लक्स एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जा रहा है. दैट्स व्हाई नो फ्लक्स इज एस्केपिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम. ठीक है, सो दोनों फेसेस प्लेट्स के एक दूसरे को मतलब दोनों फेसेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स तो है, बट दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द प्लेट्स आर इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड दे आर फेसिंग ईच अदर. So that were all the, you can say, applications of Gauss's law. The final one was gateway to capacitor. बाकी सारे हमने पढ़ लिए हैं. आज मैंने पहले वाले के थोड़ा सा रिवीजन भी करवाया तुमको. अब फाइनल पार्ट, दैट इज़ द न्यूमेरिकल्स, जो हम लोग डिस्कस करेंगे. किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें मैं तुम्हें दिखा देता हूँ. वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स, वेरी बेसिक. एक पॉइंट चार्ज है Q विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर फेस ऑफ वन हेमिस्फीयर. एक हेमिस्फीयर है, उसके सर्कुलर फेस मतलब उसके फ्लैट फेस के टॉप सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है, जैसे यहाँ पे दिखाया है. ठीक है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर. तो हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स कितना है? अब डेफिनेटली अगर हेमिस्फीयर के टॉप सरफेस, सर्कुलर सरफेस के ऊपर चार्ज है तो उसके नीचे से कुछ तो फ्लक्स तो जाएगा ना. ठीक है, कुछ तो फ्लक्स जाए. अच्छा, ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर तो पूरा खाली है, ऊपर नहीं है फ्लक्स, लेकिन नीचे तो डेफिनेटली फ्लक्स होगा.
क्योंकि नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नीचे फ्लक्स होगा। ठीक है, ये फ्लक्स की वैल्यू कितनी है। अब देखो अगर ये इफ दिस वुड हैव बीन द केस ऑफ फुल स्फीयर, ठीक है, पूरे स्फीयर का केस होता, और स्फीयर के सेंटर पे अगर चार्ज रखा है, तो स्फीयर के सेंटर पे रखा गया चार्ज स्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स, यू कैन से कितना फ्लक्स उसका स्फीयर के थ्रू निकलता है, दैट वी कैन फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला ऑफ गॉसेस लॉ, थियरम ऑफ गॉसेस लॉ, दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज क्यू है और एप्सिलॉन नॉट उसके डिनोमिनेटर में डाल दिया तो मुझे टोटल फ्लक्स मिल गया, बट वो तो स्फीयर का केस है। व्हाट इफ आई टेक ऑफ दिस टॉप पार्ट, द टोटल फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ नीचे से निकल रहा है, दैट इज हाफ द फ्लक्स। So only half the flux is associated with the bottom part of the sphere, that is hemisphere. So the total flux will be q by 2 epsilon naught. मतलब the total flux will be half, that is in case of the half of what it would have been there in case of the sphere. जो sphere में flux होता है उसका half flux hemisphere में होगा। तो ये भी एक मतलब हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि हेमीस्फीयर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा अगर उसके सेंटर पे चार्ज रखेंगे। इसके बाद है देर इज वन लॉन्ग लाइन चार्ज विद लीनियर डेंसिटी लैम्बडा चार्ज पर यूनिट लेंथ. One electron is moving in a circular path around this line charge. Plane of the circle is perpendicular to the line charge. I'll just make it a little bigger and show you. Yeah. So एक लाइन चार्ज है जिसके अराउंड ऐसे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसका प्लेन ऑफ मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, and the line charge passes through the center of the circular path of this electron, movement of electron. Prove that the kinetic energy of electron is independent to the radius of the circle. मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालेंगे उसमें सर्कल की रेडियस इन्वॉल्व नहीं होगी, मतलब आर होगी नहीं उसमें, आर का वैल्यू नहीं होगा उसमें. ठीक है, तो सिंपल है, इसमें हम लोग फोर्सेस को इक्वेट करेंगे. ठीक है, जितने भी फोर्स इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर उसको इक्वेट कर देंगे. तो एक तो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स जो ये लाइन चार्ज की वजह से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, और वही फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए फोर्स कर रहा है. मतलब वही फोर्स जो लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो दोनों को इक्वेट कर देंगे. अब लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स है. सो हमें पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज F इज इक्वल टू Q टाइम्स E. वी नो दिस. ठीक है, यहाँ पे Q है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और E दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द लाइन चार्ज विच इज एक्चुअली लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है. आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लाइन चार्ज. राइट. So ये हो गया तुम्हारा total force which is exerted by the line charge on the electron. But this force is actually giving the line charge the centripetal force, actually giving the electron the centripetal force to move around a circle. So इसको mv square by r which is the formula of centripetal force से equate कर देंगे. और जब इसको equate करेंगे और half mv square को एक साइड कर देंगे तो हमें मिलेगा half mv square का formula that is E charge on the electron times lambda linear charge density of the line charge upon 4 pi epsilon naught. अब इसमें कहीं भी तुम्हें R दिख रहा है? At what distance is the charge situated from the line, the electron situated from the line charge? No. मतलब the kinetic energy of the electron is independent of the radius of the circle around which it goes around a line charge. ठीक है, देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं क्वेश्चंस, लेकिन 2 बार उसको देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि टेक्निक वही है, घुमा फिरा के फोर्सेस जो भी है टोटल उसको इक्वेट कर दो, इजी हो जाएगा. नेक्स्ट, देयर आर 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स A and B विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा A एंड लैम्बडा B. 2 वायर्स हैं
और दोनों पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दोनों की अलग अलग है, लैम्डा ए लैम्डा बी। सेपरेशन बिटवीन द वायर्स इज ए, दोनों के बीच का सेपरेशन। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दीज वायर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो दोनों वायर्स चार्ज्ड है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब दोनों या तो उनके ऊपर इक्वल सेम चार्ज होगा या तो ऑपोजिट चार्ज होगा, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे या दोनों नेगेटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। किसी भी केस में दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ढूंढना है फोर्स का। सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन ईच ऑफ द वायर, ठीक है, उसके बारे में हमें कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, वी नो दैट ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दैट इज थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इज एक्सर्टेड थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली फोर्स निकालने के लिए मुझे चार्ज का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Q इंटू ई करूंगा तो फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों जो चार्जेस है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे। मतलब मैं दोनों में से किसी एक का फोर्स निकाल लूं दूसरे के ऊपर, तो दूसरे का फोर्स पहले के ऊपर भी वही होगा, ठीक है, ये भी बात है। तो मतलब मुझे दो दो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड वन फोर्स एंड दैट्स इट। ओके, सो सबसे पहले आई फाइंड ई ए। व्हाट इज ई ए? कैन एनीवन टेल मी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वायर ए। वायर ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, अच्छा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम किधर ढूंढ रहे हैं? एट अ डिस्टेंस ए। एट अ डिस्टेंस ए कौन सिचुएटेड है? वायर बी। मतलब वायर बी की लोकेशन पे वायर ए की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? ओके, सो दैट इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर। आर की वैल्यू ए हो जाएगी, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें गॉसेस थ्योरम से मिला। अब फोर्स एक्टिंग ऑन वायर बी that is equal to charge on wire B times the electric field due to wire A। वायर बी के ऊपर जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज क्या है? टोटल चार्ज हम लोग चार्ज पर यूनिट लेंथ ही लेंगे, टोटल चार्ज नहीं लेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ ही लेंगे हम लोग, ठीक है। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर बी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर ए, दैट इज लैम्डा बी टाइम्स लैम्डा ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर बी ड्यू टू वायर ए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर तुम ढूंढो फोर्स एक्टिंग ऑन वायर ए ड्यू टू वायर बी, तुम्हें सेम आंसर मिलेगा, सिर्फ यहां पे लैम्डा ए आ जाएगा, यहां पे लैम्डा बी आ जाएगा, यहां पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। सो दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं। सो फोर्स ड्यू टू वायर ए ऑन वायर बी ढूंढो या फिर फोर्स ड्यू टू वायर बी ऑन वायर ए ढूंढो, सेम आएगा, न्यूमरेटर सेम है, लैम्डा ए टाइम्स लैम्डा बी, ठीक है। सो दैट्स वन मोर एप्लीकेशन क्वेश्चन based on application of Gauss's theorem. Next question. A large non-conducting surface is there with surface charge density of 5 microcoulomb per meter square. Sigma की वैल्यू दी है तुमको. How much force will it apply on a point charge of 2 microcoulomb when placed at a distance of 2 centimeter? सरफेस है, सिंगल सरफेस है, सिंगल सरफेस के सामने चार्ज है, सिंगल सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई मुझे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसके लिए मुझे फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई लगाना पड़ेगा। सिग्मा की वैल्यू मुझे पता है 5 टाइम्स 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो कूलम है, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गई। Q की वैल्यू, ये पॉइंट चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये नॉन कंडक्टिंग सरफेस, चार्ज नॉन कंडक्टिंग सरफेस, Q की वैल्यू पता है, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई, दोनों को मल्टीप्लाई किया। E में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था, सिग्मा की जगह 5 टाइम्स 10⁻⁻⁶ और एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 इंटू 10⁻⁻12,
ये दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करके मुझे मिलता है वैल्यू 0.565 न्यूटन। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ, तुम्हें ये याद रखना है कि नॉन कंडक्टिंग सरफेस है। सरफेस हमें नहीं पता वो कौन से थिन शीट की है या फिर ऑब्जेक्ट की है, बट उस सरफेस के ऊपर अगर तुम्हें उस सरफेस के अराउंड अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, सो इफ यू आर कंसिडरिंग ओनली वन साइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑन द अदर साइड एज वेल। ठीक है, सो ये हमने पहले ही देख के इसको कंफर्म कर लिया, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करके इसमें वैल्यू डाल दी। सो मोस्टली यू आर सीइंग some questions where you can say most of the question where force is involved, तो मतलब F is equal to Q into E वाला एप्लीकेशन यहाँ पे काफ़ी हो रहा है। दैट इज गोइंग वन स्टेप बियॉन्ड आर नॉलेज। ठीक है, चलो। देर इज वन हॉरिजॉन्टल नॉन कंडक्टिंग सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस है नॉन कंडक्टिंग, वही होगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा दिया हुआ है। A point object of mass 100 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम मतलब 100 इंटू 10 रेज टू -6 ग्राम, उसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 10 रेज टू -3 फर्दर। वॉट, अच्छा, इट इज प्लेस्ड अबाउ इट, वॉट चार्ज शुड बी गिवन टू दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट सो दैट इट मे स्टे इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट ग्रेविटी। F इज इक्वल टू एम जी, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी कर दो, E की वैल्यू सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, M है, G है, इक्वेट करके आंसर Q का मिल जाए। वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एंड द चैप्टर इज ओवर। ठीक है, चैप्टर हो गया। अब ऋषि, तेरे को वो पहले कुछ डाउट आया था डाइपोल वाले वर्कशीट में, याद है? चलो देखते हैं, इसको मैं